नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इस चैप्टर में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का आज अपन देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य संधारित्र के संयोजन की तुल्य धारिता, यानी आपको ये आपके ए बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु बी है। इन दोनों के मध्य दो संधारित्र जुड़े हुए हैं। एक संधारित्र की तुल्य धारिता है, एक संधारित्र की धारिता है 20 माइक्रोफैरड और दूसरे की धारिता है सी। इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप देख कर ही बता सकते हो कि ये दोनों किस में हैं। ये आपके हैं श्रेणी क्रम में। ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि संधारित्र के संयोजन की तुल्य धारिता, यानी तुल्य धारिता का मतलब इन दोनों की कुल धारिता वो कितनी है? सी इक्विवेलेंट आपको गिवन है और वो कितनी दे रखी है आपको? वो है 15 माइक्रोफैरड। अब आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। भाई इन दोनों का, ये दो संधारित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तुल्य धारिता दे रखी है। एक संधारित्र का मान, धारिता का मान दे रखा है, दूसरे का पूछा है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दो संधारित्र जुड़े हुए हैं और दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र आपको याद होना चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है भाई? तुल्य धारिता होती है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अगर दो हमारे पास संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में तो उनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको तुल्य धारिता दे रखी है, एक संधारित्र की धारिता का मान दे रखा है और दूसरे का मान पूछा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो 1/C इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा? 15, ठीक है, बराबर 1/C1 का मान कितना है? 20 प्लस 1/C। इसका अपने को मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो 1/C बराबर ये 1/20 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/20, ठीक है। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम जब आप लोगे तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा? इनका लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा? आपके आएगा 60 आएगा इसका लघुत्तम। तो देखो 15 का भाग लगाओगे तो 4 आएगा और 1 से गुणा होगा 4, माइनस 20 का भाग लगाओगे 3 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/60। अब देखो यहाँ पर जल्दबाजी में आपको 1/60 आंसर करके नहीं आना है, क्योंकि हमें सी का मान पूछा है, 1/C नहीं पूछा है। तो सी को निकालने के लिए आप क्या करो? पक्षांतरण कर दो। तो सी बराबर आ जाएगा आपके पास 60 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। सिंपल सा तरीका है कि भाई यहाँ पर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य धारिता का मान दे रखा है, एक संधारित्र की धारिता का मान दे रखा है, दूसरे की पूछा है। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला हम लगाएंगे ये 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलते हैं अपन आगे की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि 2 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। सबसे पहले कि 3 संधारित्र आपको दे रखे हैं। कितने हैं संधारित्र? 3। तीनों किस में जोड़ रखे हैं? पार्श्व क्रम में। अब इस पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है? इसी को हम कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों जो संधारित्र हैं उनकी वैल्यू दे रखी है, वो लिख लो। गिवन क्या क्या है आपके पास? C1 का मान कितना है? 2 पिकोफैरड। C2 का मान कितना है? 8 पिकोफैरड। और C3 का मान कितना है? यह है आपके 4 पिकोफैरड, ठीक है। ये दे रखा डाटा। और यहाँ पर सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई इन तीनों संधारित्र जो कि समांतर क्रम में जोड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। अब तुल्य धारिता निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो अगर समांतर क्रम
संयोजन में तुल्यधारिता का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि यहाँ 3 संधारित्र दे रखे हैं तो अपन ने 3 ही लिखे हैं। अगर n देता तो n लिख देते, ठीक है, 2 देता तो 2 लिख देते। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो C1 C2 C3 के मान दे रखे हैं, इक्विवेलेंट पूछा है आपसे तो वैल्यू पुट कर दो। C इक्विवेलेंट बराबर 2 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 2 10, 10 और 2 10 और 4 कितने हो गए, 14 पिको फेरेड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 14 पिको फेरेड हो जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा। यानी कि ये मान लो कि आपके संधारित्र पहला जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर जो वो दूसरा संधारित्र है और यहाँ पर तीसरा संधारित्र है। ये तीनों परस्पर किस पर हैं, आपके समांतर क्रम में, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से। तो ये 2 है, ये 8 है और ये 4 पिको फेरेड। अब ये कह रहा है कि इन तीनों संधारित्रों को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ा है जिसकी सप्लाई कितनी है, 100 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा। यानी इस संधारित्र पर आवेश Q1 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इस संधारित्र पर Q2 कितना होगा और इस संधारित्र पर Q3 कितना होगा। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका विभवांतर या विभव जब वो तीनों संधारित्र पर क्या होता है, एक समान होता है। यानी ये 100 वोल्ट जो है वो पहले संधारित्र के लिए भी 100 वोल्ट रहेगा, दूसरे के लिए भी 100 वोल्ट रहेगा और तीसरे के लिए भी 100 वोल्ट रहता है, ठीक है। तो अपन इसी चीज़ का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अपन लाइन लिख देते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर तीनों संधारित्रों पर एक समान रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अपन ऊपर ले लेते हैं इसको। इसका मतलब पहले संधारित्र के लिए, और देखो जो धारिता का सूत्र होता है C बराबर धारिता क्या होती है, Q/V। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो प्रथम संधारित्र के लिए क्या लिख देंगे भाई, C1 बराबर Q1/V, ठीक है। अब C1 का मान तो है आपके पास, C1 का मान कितना है, C1 का मान है आपके पास 2 पिको फेरेड। तो 2 बराबर Q1/100, V का मान कितना है 100। और आपसे पूछा क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास Q1 बराबर 100 गुणा 2 यानी 200 कुलाम, ठीक है। तो यहाँ पर 200 पिको कुलाम है, क्योंकि ये पिको में चल रहा है तो पिको कुलाम हो जाएगा। तो ये इस पहले संधारित्र के लिए आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी 2 के लिए भी हम कर देंगे भाई। इसका मतलब Q1 बराबर क्या आया, Q1 बराबर हम लिखेंगे C1 गुणा V। इसी प्रकार Q2 बराबर हम क्या लिख देंगे, C2 गुणा V। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बाकी 2 के लिए। देखो Q2 बराबर क्या लिखेंगे, C2 गुणा V। C2 का मान कितना भाई, C2 का मान है 8। तो 8 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 800 पिको कुलाम, ठीक है। इसी प्रकार Q3 का मान क्या हो जाएगा, C3 गुणा V। C3 का मान कितना है, C3 का मान है आपके 4 पिको फेरेड। तो 4 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 400 पिको कुलाम। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको साथ साथ उतारते रहें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 गुणा 10 की घात -9 आवेश के कारण, आपको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले गिवन आवेश दे रखा आपको Q बराबर
4 गुणा 10 की घात -9 कूलम। ठीक है, इससे 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर दूरी पर r की वैल्यू दे रखी है। r कितना है? 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये डिस्टेंस है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए, यानी आवेश यहाँ पर है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर मान लो ये बिंदु P है, यहाँ पर आपको पूछा है कि विभव कितना होगा। तो देखो, विभव ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव, फॉर्मूला क्या है? V बराबर KQ/R। ठीक है, और इसमें आपको Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, और K जो वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो इस समीकरण 1 में। तो मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या जाएगा भाई? विभव V बराबर K की जगह रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, Q की जगह रखेंगे 4 गुणा 10 की घात -9। ठीक है, और बट्टे में क्या जाएगा? R कितना है? 9 गुणा 10 की घात -2। तो देखो, ये 10 की घात 9 प्लस का है और ये माइनस का है, तो घातें जुड़ जाएंगी और 10 की घात 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और ये 9 से 9 चला जाएगा। पीछे बचा कितना भाई? 4 गुणा 10 की घात 2। तो पीछे आपके बचेगा विभव V बराबर 4 गुणा 10 की घात 2, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 400 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 400 वोल्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको साथ साथ उतारें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर, यानी आपसे एक गोलीय कोश है, ये आपके गोलीय कोश है और ये इसका सेंटर पॉइंट O है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये आपके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अगला कह रहा है कि गोलीय कोश की सतह पर, यानी इसकी सतह पर यहाँ पर विभव कितना है? विभव है आपके पास 10 वोल्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस केंद्र से मान लीजिए यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर विभव कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल जो है वो लॉजिक, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा ये। अगर आपके पास Q का मान दे रखा होता तो अपन कर लेते। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि गोलीय कोश की सतह पर जितना विभव होता है उतना ही गोलीय कोश के भीतर जो वो विभव का मान होता है। तो यहाँ पर एक लॉजिक लिख देना आप, क्योंकि जितना विभव का मान गोलीय कोश की सतह पर होता है, गोलीय कोश की सतह पर होता है, उतना ही गोलीय कोश के भीतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह है कि इस गोलीय कोश की सतह पर जितना विभव है, इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक समान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो अंदर की सतह पर विभव का मान कितना रहेगा? 10 वोल्ट। यही आपके क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इसे उतार ले, आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, यानी संधारित्र कितने हैं? 10 संधारित्र हैं। ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है? प्रत्येक संधारित्र की धारिता वो कितनी है? वो है आपके पास 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब कह रहा है कि को श्रेणीक्रम किस
सबसे पहले इन 10 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसके बाद में इनको समांतर संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले यहां लिख देते हैं फर्स्ट 10 संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन में है। अब श्रेणी क्रम संयोजन का आपको फॉर्मूला पता है भाई, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर, अब क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 10 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 + 1/c2 ऐसे करके कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक की जो है वो कितनी है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 1/c। ठीक है, तो 10 बार जो अपन इसको लिखेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं 10 × 1/c। अब 1/c इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको 1 कर दो क्योंकि हमें समांतर क्रम में भी निकालनी है, तो ये आ जाएगा 10/c। अब आप ये देखो कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान कितना दे रखा है आपको 10 माइक्रोफेरेड, 10 से 10 चला गया, आंसर आ जाएगा 1, यानी c इक्विवेलेंट 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो पहला केस हमने पढ़ लिया कि जब 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी 1 माइक्रोफेरेड। अब केस सेकंड में हमें क्या करना है कि 10 संधारित्र जो हैं वही 10 संधारित्र अब किस में है समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है c इक्विवेलेंट, इसको मैं 2 दे रहा हूं नाम, ये होता है आपके c1 + c2 + c3 ऐसे लिख के आप कितनी बार लिखोगे 10 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × c। तो 10 c का मान कितना है 10, यानी 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगला पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि दोनों तुल्य धारिताओं के गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे c इक्विवेलेंट 1 × c इक्विवेलेंट 2 बराबर कितना लिखोगे 1 × 100, कितना आ जाएगा 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ 100 माइक्रोफेरेड है, इसको वर्ग और कर देना क्योंकि गुणा हो रहा है ना, माइक्रोफेरेड गुणा माइक्रोफेरेड, तो ये वर्ग हो जाएगा और यही आपके क्या होगा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अपन आगे की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाए। यानी आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है ऐसे, ठीक है, और इसकी धारिता दे रखी है आपको 4 माइक्रोफेरेड, ये है। अभी ये कब है जब इसके अंदर जो है बीच इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है हवा या निर्वात है, हवा या निर्वात। अब अगला कह रहा है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यानी कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाए तो इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब इसके अंदर ये मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके अंदर हमने क्या किया है परावैद्युत पदार्थ भर दिया है ऐसे पूर्णतः, और यहाँ पर आपको परावैद्युतांक का मान दे रखा है एप्सिलॉन r बराबर कितना है आपके दे रखा है इसमें 2। तो पूछ रहा है कि अब जो धारिता है वो क्या होगी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच में निर्वात या हवा हो और फिर उसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो परावैद्युतांक गुणा जो वो बढ़ जाती है, यानी Cm बराबर आप क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन r गुणा c। ये ध्यान रखना भाई, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नई जो इस संधारित्र की धारिता है वो कितनी हो जाएगी, परावैद्युतांक का मान कितना है 2 और पहले धारिता कितनी थी 4, अब कितनी हो जाएगी 8 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, याद आपको ये रखना है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उतना गुना ही जब वो आपके संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे पूछा है कि सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तक आवेशित किया जाए तो संचित ऊर्जा C व Q के पदों में ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा U बराबर आपको ध्यान रखना है C और Q के पदों में, और ये होती है आपकी कितनी 1/2 Q² बाई C।
इसका डेरिवेशन जो है वो आप थ्योरी में पढ़ते हो, ठीक है ना। और तो इसका आपको रिजल्ट याद रखना है, u बराबर कितना आ जाएगा 1/2 q²/c। तो एक संधारित्र को अगर q आवेश तक आवेशित किया जाए तो उसमें संचित ऊर्जा जो होगी वो होगी 1/2 q²/c। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई। अब देखो सबसे पहले आपसे पूछा है समविभव पृष्ठ। नाम से पता चल रहा है भाई ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान। तो ऐसा पृष्ठ जब वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ की एक और खासियत होती है कि इस पर जो आपके विद्युत क्षेत्र है यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र जो वो क्या होता है, सदैव क्या होना चाहिए, लंबवत। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदैव लंबवत होता है। अब आपसे कह रहा है कि एकल आवेश के लिए बनाना है। मान लो अपने पास धनात्मक q आवेश है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो धनावेश आवेश होता है उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब अपने को पूछा है कि भाई इस एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया समविभव पृष्ठ के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि भाई विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो इस एकल आवेश के लिए जो आपके समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगा, एक वृत्तीय लूप होगा, यानी एक वर्ताकार लूप होगा। अब कैसे हमें कैसे पता चलेगा भाई ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सब जगह पर आपके ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो वो क्या बनाएंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या होगा, एक समान। तो इसका दूसरी त्रिज्या का जो समविभव पृष्ठ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि एकल आवेश के लिए अगर आपसे पूछे कि भाई समविभव पृष्ठ क्या होगा, तो ये वर्ताकार लूप होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। सबसे पहले जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने का क्या तरीका है भाई, हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से व्यक्त करते हैं। और अगर एक समान है तो इन क्षेत्र, ये जो रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी और इनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, एक समान। यह आपके हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। ये रेखाएं किसको प्रदर्शित कर रही हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि इनके लिए समविभव पृष्ठ अपने को बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बेसम विभव पृष्ठ के लिए शर्त यह है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होनी चाहिए, उसके पृष्ठ के लंबवत। तो लंबवत कैसे होंगी भाई, पृष्ठ कैसे बनेगा, ये इस तरह से आपके पृष्ठ बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। एक पृष्ठ यहाँ हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये इन पृष्ठ को भेदते हुए क्या निकल रही है, बाहर की ओर, यानी ये इसके लंबवत है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए किसका काम करेंगे, ये समविभव पृष्ठ का, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता, ठीक है, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र अभी पहले पढ़ा था अपन ने, और इसके बीच में क्या है, हवा या निर्वात है। कह रहा है कि इसकी धारिता C एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं इसको, C नॉट है ये, ठीक है। 8 पिकोफैरेड इसकी धारिता है जो आपको दे रखा है। अब कह रहा है कि यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और इनके बीच में 5 पराविद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दें तो आप संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/d, ठीक है। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र में हवा या निर्वात था तो उसकी धारिता कितनी दे रखी है, C नॉट बराबर 8 पिकोफैरेड यानी एप्सिलॉन नॉट A/d। अब आपसे क्या कह रहा है कि
बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी डी डैश अपन मान लेते हैं, डी का मान कितना करना है, आधा करना है, d/2, ठीक है। और आपसे बीच में क्या कह रहा है कि परावैद्युतांक यानी इनके बीच में कुचालक माध्यम भर दिया जाए तो एप्सिलॉन r कितना हो जाएगा, ये आपके दे रखा है कितना है 5। और मैंने आपको बताया कि जब परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो एप्सिलॉन r गुना जो है वो धारिता बढ़ जाती है। तो अब हमें निकालना है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d डैश, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो ये धारिता कितना गुना हो जाएगी, एप्सिलॉन r गुना हो जाएगी, ठीक है। अब इसे d डैश का मान रखो तो एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भाई एरिया तो उतना ही है तो ये तो चेंज होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट a और d डैश की जगह क्या लिखो d/2, तो ये 2 भी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा गुणा में, ठीक है। c बराबर, तो ये है आपके एप्सिलॉन r, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट a/d, इसका मान तो दे रखा आपको कितना है, 8 है, तो हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन r गुणा 8 गुणा 2, और एप्सिलॉन r का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 गुणा 8 गुणा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 पिको फेरेड। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो होगा आपके 80 पिको फेरेड। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब दूरी आधी कर दी जाए और आपके परावैद्युतांक भर दिया जाए तो धारिता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा छोटा सा है, यहीं लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है और बताइए कि यह राशि सदिश है या अदिश है। तो कह रहा है कि जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो अब देखो कि कूलाम किसका मात्रक होता है, कूलाम होता है आवेश का, क्यू का, और जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का। तो यहाँ लिख देते हैं W। अब देखो W/Q ये किसका मात्रक होता है भाई, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है विभव का। तो आपसे पूछा ना कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए, तो उस भौतिक राशि का नाम क्या है, विभव। और आप जानते हो भी W और Q दोनों अदिश राशियाँ, तो विभव भी क्या है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले पहचान करना आना चाहिए कि कौन से संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में है और कौन से जो है वो श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। यहाँ पर आपके कह रहा है कि बिंदु A है, ठीक है, और यहाँ पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसका मान है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर नीचे की तरफ चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसका मान है 8 माइक्रोफेरेड। आगे चलो, यहाँ पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसका मान है आपके पास 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और इसके समांतर क्रम में एक और आपके संधारित्र है, इसका मान कितना है, इसका मान भी है 4 माइक्रोफेरेड। इसको आगे बढ़ाएं तो नीचे की तरफ यहाँ पर 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं भाई। एक का मान है 1 माइक्रोफेरेड और दूसरे का मान है 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बिंदु B है। अब कह रहा है कि A और B के बीच में तुल्य धारिता जो है वो ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चित्र को गौर से देखना है और सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है और कौन से जो है वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले इन 2 को देखें तो इस संधारित्र का ये छोर और इस संधारित्र का ये छोर, इस संधारित्र का ये और ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एक साइड वाले छोर और एक साइड वाले छोर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनको तो देख कर ही पता लग रहा है कि ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में, ठीक है। इसी प्रकार से ये दोनों किस में है, ये है आपके समांतर क्रम में। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध अपन प्रतिरोध नहीं, धारिता। तो पहले अपन इन दोनों की धारिता निकाल लेते हैं, ठीक है।
फिर अपना जो आगे की चीज़ है वो अपन करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं कि 4 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता को मैं नाम दे देता हूँ C1। C1 बराबर क्या लिखेंगे भाई, समांतर क्रम में है तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है जितने आपके जो संधारित्रों की धारिता है उनको आप जोड़ दो, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड, यानी इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई 8। ठीक है, इसी प्रकार इनकी निकाल लो, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड धारिता के दोनों संधारित्र किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता को मैं नाम दे देता हूं C2। ये कितने हो जाएंगे 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8, और इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब एक बार इनको भूल जाओ और इनकी जगह आप कितना करो 8 लिखोगे तो ये सीधा सा आपको पता चल रहा है कि ये 8 और इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो आपस में क्या है, वो है आपस में श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों की तुल्य धारिता यानी C1 और 8 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का जो तुल्य धारिता आई है C2, ये C2 यानी 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और साथ में ये 2 माइक्रोफेरेड, ये आपस में क्या है, ये आपस में है श्रेणी क्रम में, तो इनको निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहले अपन निकाल लेते हैं कि 8 माइक्रोफेरेड व C1 दोनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/, इसको मैं नाम देता हूँ C3 बराबर 1/8 + 1/C1। C1 का मान कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 2/8 यानी 1/4, यानी C3 का मान कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो देखो इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास आया था 8, और फिर इसको और इसको सोल्व किया तो हमारे पास C3 आ गया 4 माइक्रोफेरेड। अब इसी प्रकार से इनको सोल्व करेंगे तो भाई इन दोनों की तुल्य धारिता आई है अपने पास 2, और ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं अपन नीचे, इसको नाम क्या दिया था अपन ने C2, तो C2 है ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, किस में है, श्रेणी क्रम में। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे एक साथ नहीं होंगे, इनको आपको टुकड़ों में करना पड़ेगा, आपको पहचान करनी पड़ेगी कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है, और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको करते जाएं, लास्ट में अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता होगी इसको मैं C4 नाम दे देता हूँ, और ये हो जाएगा 1/C2। C2 का मान कितना भाई 2 आया था अपने पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस 1/, उसका मान भी कितना है 2 है, तो ये 2/2 कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। अब देखो जो हमारा चित्र है ये वाला, इसको अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो हमने सबको सोल्व कर लिया है। अब ए बिंदु तो यहाँ है आपके, ठीक है, ये आपके रहा ए, एक तरफ तो आपके बचा है, इस तरफ यहाँ जो संधारित्र बचा है वो है आपके कितना मान आया था इस C4 का 1 माइक्रोफेरेड का, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर B है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु आपके यहाँ पर B है। यहाँ पर एक संधारित्र अपन ने और C3 निकाला था ना, और C3 की वैल्यू कितनी है, वो है आपके 4 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइक्रोफेरेड। तो यानी इन सब को सोल्व करने के बाद में अब अपने पास ये स्थिति है, 1 माइक्रोफेरेड और
4 माइक्रोफेरेड। और आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में धारिता का मान क्या होगा। तो ये दोनों क्योंकि समांतर क्रम में है भाई, इनको सोल्व किया अपन ने, फिर इन दोनों की जो आई फिर इन दोनों को सोल्व कर लिया, पहले इनको सोल्व किया फिर इन दोनों को सोल्व कर लिया, लास्ट में जो बचा है वो ये आ रहा है 1 माइक्रोफेरेड इन तीनों का आ रहा है और 4 माइक्रोफेरेड इन तीनों का आ रहा है। और ये आपस में क्या है, ये आपस में है समांतर क्रम में। ठीक है, तो मैं आगे वाले पेज पे कर देता हूँ भाई इसको। हाँ जी, तो देखो C3 व C4 दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट समांतर क्रम में, तो इसका मतलब C3 प्लस C4, एक का मान था 1 और एक का मान था 4, कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए जो प्रतिरोधों का संयोजन है या संधारित्रों का संयोजन है उस पर आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाती है, वहाँ पर फॉर्मूले बेस न्यूमेरिकल ही आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज तकरीबन अपन ने 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं भाई। तो देखो कह रहा है कि 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था अपन ने, गिवन है। बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई राजस्थान बोर्ड में। Q बराबर 10 की घात -9 कूलाम, ये Q दे रखा है। ठीक है, फिलहाल अपने NCERT चल रहा है और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा भाई, विभव पूछ रहा है। तो अगर आपने ये विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ R डिस्टेंस पर हमें विभव निकालना है तो सूत्र कौन सा काम में लेंगे, V बराबर KQ/R। K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है आपको पता है 9 × 10 की घात 9 और Q का मान है, R का मान है, निकाल लो। तो 9 × 10 की घात 9 आएगा। ठीक है, प्लस का, और Q का मान कितना है 10 की घात -9 और R का मान कितना है 1। तो ये प्लस का 9 ये माइनस का 9 ये कट जाएंगे आपस में, तो लास्ट में बचेगा क्या, V बराबर 9 और क्योंकि आप निकाल रहे हो वोल्टेज तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। देखो जब न्यूमेरिकल करते हैं तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसकी वैल्यू के साथ हमेशा आपको मात्रक लगाना है, वरना आपका आधा नंबर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल संख्या का तो कोई मतलब नहीं होगा, वोल्टेज निकाल रहे हो तो पीछे आपको मात्रक लगाना पड़ेगा, वोल्ट। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।